वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस फायरमैन का जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार ही मैं आपका भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ये आपका लास्ट वीडियो है। भौतिक विज्ञान का टोटल सिलेबस कवर हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल आपका 6 टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंड्स। भौतिक विज्ञान में पढ़ने के लिए देखिए गति, बल एवं ऊर्जा, उसी तरह से देखिए आपका तरंग, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत और चुंबकत्व, और उसके बाद में लास्ट जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपका ब्रह्मांड से है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड भी पढ़ना आपका भौतिकी में दिया हुआ सिलेबस में। तो इससे आज मैं क्वेश्चन आप लोग को 50 प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये सभी टोटल 10 वीडियो में कवर किए हैं फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान का सिलेबस, जो आपका यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और साथ साथ अपने वेबसाइट पर gkmastermind.com आप खोलिएगा, गूगल में जीके मास्टरमाइंड लिखे तो उस पर आ जाएगा। तो उसमें सभी क्वेश्चन को मैं वहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है, तो 10 प्रैक्टिस सेट में किया है, 50-50 प्रश्न का है टोटल, तो कितना 500 प्रश्न हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 500 प्रश्न आपका सिलेबस के अनुसार से मैं उस पर दे दिया हूँ वेबसाइट पे, तो वहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस करिए और यूट्यूब में भी देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो आज 50 प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। देख सकते हैं सिलेबस में जो ब्रह्मांड पढ़ना है उसी से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा राइट आंसर क्या होगा। पहला नंबर सवाल है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। सिस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मोलॉजी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। सिस्मोलॉजी के बारे में आप लोग को पता होगा, भूकंप के बारे में। उसके बाद में आपका पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखिए इसमें आपको सिलेबस में दिया हुआ है बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। तो बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ब्रह्मांड से संबंधित, याद रखिएगा। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 है, 1948 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसके अनुसार यह बताया गया कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, जबकि इसमें समय के साथ विस्तार होता है। जी हाँ, जो आपका 1948 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके हिसाब से क्या कहा गया कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, इसमें विस्तार होते रहता है। वो कौन सा सिद्धांत था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स सिद्धांत। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स सिद्धांत का हिंदी होता है अस्थायी अवस्था सिद्धांत। ठीक है, तो 1948 में आपका ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए, कह रहा है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्लैक होल के बारे में आप लोग को पता होगा, नाम सुनेंगे फ्रेंड्स। इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक होल को कहीं कहीं पर कृष्ण बीवर दे देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। कृष्ण बीवर या तो ब्लैक होल एक ही हुआ। ठीक है, ब्लैक होल का हिंदी होता है कृष्ण बीवर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख ले फ्रेंड्स, क्या है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है, क्या है ये जो ब्लैक होल है, ये कैसा एक खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वह ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यही आपका ब्लैक होल के बारे में है। और ब्लैक होल यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किससे दी गई थी? तो एस चंद्रशेखर, जो आपका भारतीय थे। ठीक है, अमेरिका में रहते थे लेकिन भारतीय थे। अगला सवाल है आपका, किसी तारे का रंग दर्शाता है? एक क्वेश्चन बार बार होता है, बिहार पुलिस में आ चुका है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, या तो तारे का रंग किसका सूचक होता है? किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, गेस करिए 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, उसके तापमान का, यानी तारे का रंग है जो किसको दर्शाता है? तो उसके टेम्परेचर, तापमान को दिखाता है। ठीक है, यानी तापमान का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः तारे पूर्व से पश्चिम दिशा में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? जी हाँ,
आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जो तारे हैं जो पूर्व से ज़्यादा पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गेस कीजिए 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक है, यही कारण है कि पश्चिम की दिशा में ज़्यादा तारा दिखाई देता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो याद रखिए पृथ्वी पश्चिम से किधर, पूर्व की दिशा में घूम रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गेस कीजिए सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए, सुपरनोवा क्या है? कृष्ण विवर है, पुच्छल तारा है, विस्फोटी तारा या उपग्रह है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपरनोवा। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है? कि विस्फोटी तारा है। सवाल नंबर 9 को देखिए, पल्सर होते हैं। पल्सर ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पल्सर के आप नाम सुने होंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो पल्सर है जो तेजी से घूमने वाले तारे। ठीक है, तेजी से जो घूर्णन करता है, तेजी से घूमता है, उस तारे को क्या कहा जाता है? पल्सर। याद कर लीजिए, पल्सर क्या है? तो तेजी से घूमने वाले तारे हैं। पल्सर है क्या? तेजी से घूमने वाले तारे। अब देखिए पल्सर एक बाइक भी होता है फ्रेंड्स, तो वो भी बहुत तेज चलता है। ठीक है, उसका पिकअप भी अच्छा है। इस तरह से याद रखिए पल्सर क्या होता है? तो तेजी से घूमने वाले तारे हैं। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गेस कीजिए, गैलीलियो द्वारा हुआ था या न्यूटन के द्वारा, कोपर्निकस या केपलर के द्वारा? तो ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन आपका केपलर साहब किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केपलर के द्वारा। सवाल नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात की जाती है उसकी इकाई पूछा जा रहा है। क्या होगा फ्रेंड्स? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष है जो क्या लंबी दूरी का मात्रक भी है। ऐसे पूछा जाता है प्रकाश है जो किसका मात्रक है, किसका है? तो दूरी का है। ठीक है, और एक पारसेक होता है फ्रेंड्स, नाम सुने होंगे पारसेक। पारसेक है जो इससे भी बड़ा दूरी का, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो सबसे लंबी दूरी का जो मात्रक है आपका पारसेक है, और प्रकाश वर्ष भी लंबी दूरी का है, लेकिन प्रकाश वर्ष से ज़्यादा है जो आपका पारसेक हो जाएगा, क्योंकि एक पारसेक बराबर कितना होता है? इतना प्रकाश वर्ष होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पश्चिम निवासी, ठीक है फ्रेंड, जो पश्चिम क्षेत्र में जो निवास करते हैं, ठीक है, वो है जो पश्चिमी देश वालों सप्त ऋषि को किस नाम से पुकारता है? तो 12 का करेक्ट आंसर बिग डिपर। ठीक है, तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिमी निवासी बिग डिपर के नाम से पुकारते हैं। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल है, हेल बॉम्ब किसका नाम है? जिस कीजिए 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुच्छल तारा है। हेल बॉम्ब है जो क्या है? एक पुच्छल तारा है। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 आपका, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? टॉप मोस्ट भी आया सवाल है। चलिए आप लोग इसका आंसर सही करिए फटाफट फ्रेंड्स। क्या होगा? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहेंगे? आकाशगंगा कहेंगे, सौरमंडल कहेंगे, नक्षत्र कहेंगे या पुच्छल तारा कहेंगे? चलिए आप लोग गेस किए होंगे। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आप मिल्की वे कहिए, आकाशगंगा कहिए, मंदाकिनी कहिए, जो भी कहिए, उसका आकृति कैसा है? तो उसका आकृति है जो सर्पिला है। सर्पिला अर्थात स्पाइरल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 का सी हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे आपको सर्पिल रहेगा तो भी आप उस पर कन्फ्यूज नहीं होगा। सर्पिल मतलब स्पाइरल नहीं होता है। देखिए हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूध मेखला कहिए, आकाशगंगा कहिए, मिल्की वे कहिए। ठीक है, ये सब उसी का नाम है। आकाशगंगा कहें, मिल्की वे कहे, दूध मेखला कहें, इसका जो आकार है कैसा? स्पाइरल है। 16 नंबर सवाल को देखिए। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी किसके द्वारा? ठीक है, आकाशगंगा या मंदाकिनी किसके द्वारा सबसे पहले देखी गई थी? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, तो सही प्रश्न को आप याद कर लें और वेबसाइट पे रहेगा फ्रेंड्स, जब जी करे वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करते रहिएगा एग्जाम तक। ठीक है, सवाल नंबर 17 को देखें। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो देखिए अंटार्कटिका में भारत द्वारा जो निर्माणाधीन इस पर कार्य चालू है, काम चालू है, नए शोध स्टेशन, उसका नाम क्या रखा गया? तो भारती रखा गया। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग गेस करते चलिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल आपका है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह निम्न में से कौन है? अब चलिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह इनमें से कौन सा है?
बता चुका हूँ बहुत बार फ्रेंड्स, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो 88 दिन का समय लगाता है, तो ये भी जरूर याद रखिए, पूछा जाता है। ठीक है, बुध है जो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना, मात्र 88 दिन का समय लगाता है। तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल आपका है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सभी ग्रहों में से सबसे गर्म ग्रह। इसमें दो सवाल बनता है फ्रेंड्स, एक सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपका सूर्य है मान लेते हैं, तो सूर्य के नजदीक में सबसे कौन सा ग्रह है? आपका बुध ग्रह है। तो ऐसा नहीं कि सबसे नजदीक में तो बुध गर्म ग्रह होगा। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह पूछे तो आपका शुक्र होगा। ऐसा किस कारण से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो सवाल बना, एक सबसे गर्म ग्रह कौन है और किस कारण से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें, सौर मंडल की किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? किसका नहीं है फ्रेंड्स? तो गेस के शुक्र का, यहाँ पर बुध होना चाहिए, बुध का या उपयुक्त दोनों। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र और बुध दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक है? पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक डेंसिटी किसका? आपका पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ये सवाल घुमा फिरा कर आपको बार बार पूछा जाएगा। तो सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? मैं पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, फटाक से हाइड्रोजन मार के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम भी, क्योंकि हाइड्रोजन है जो आपका 71% है फ्रेंड्स, और हीलियम है जो 26.5% है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर जो पूछा जाए सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सा है, सूर्य में किस गैस की प्रधानता है, तो हाइड्रोजन होगा। लेकिन इस टाइप से रहेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना? 71%, हीलियम कितना? 26.5%। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? देखिए वही क्वेश्चन को बार बार इसी तरह से होता है, तो किस पे? तापमान पर निर्भर करता है। जो जितना तापमान जिसमें अधिक रहेगा फ्रेंड्स तारा में, वो सबसे ज़्यादा जिसमें तापमान रहेगा वो नीला दिखाई देगा, उससे कम रहेगा तो उजला दिखाई, उससे कम रहेगा तो लाल दिखाई देगा। तो तारे का रंग किसका सूचक है? तापमान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का। सवाल नंबर 24 को देखिए, चंद्रमा के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? टॉप मोस्ट VVI सवाल। चलिए, चंद्रमा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? गेस कीजिए, एस्ट्रोनॉमी, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या सेलेनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर डी, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत आपका चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये देखिए खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, ये भी पूछा जाता है, याद रखें एस्ट्रोनॉमी। तो ये तो आपका हो गया फ्रेंड्स सेलेनोलॉजी हो गया। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल दे, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है? अभी बता चुके हैं, दूरी का है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना वो कौन सा है? तो ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल से ना, ब्लैक होल को क्या कहते हैं हिंदी में? कृष्ण विवर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं पर ब्लैक होल की जगह पर आपका दे देगा हिंदी उसका कृष्ण विवर, तो राइट आंसर क्या होगा? 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन है? अब इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी पता चलेगा फिर सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में कौन से ग्रह आते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ आप देख लेते हैं पहले इसका। यहाँ पर देखिए फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर सब आराम से देख सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह, ये देखिए आपका सूर्य दिख रहा है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ है फ्रेंड्स, आप पृथ्वी देखिए कहाँ आपका यहाँ है। तो देखिए दोनों के मध्य में कौन है? बुध और शुक्र है। ठीक है, क्योंकि मैं बताया था सूर्य से दूरी के अनुसार से, तो सबसे पहले सूर्य के नजदीक में बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद में क्या पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद में बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद में शनि है, उसके बाद में अरुण है, उसके बाद में वरुण है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका सूर्य और किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है? तो देखिए कौन है? बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 27 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का सी, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में कौन सा ग्रह है? तो आप बुध एवं शुक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीक्वेंस दूरी याद रखिए किस तरह से है। पहले बुध है, शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है किसका है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसका? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खगोलीय एकक है जो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है,
28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है जो क्या है आपका खगोलीय एकक दूरी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल को लेते हैं 29 नंबर, सूर्य पर किस गैस की प्रधानता, देखिए आ गया, वहां पर था सूर्य पे मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम हाइड्रोजन था, लेकिन जब प्रधानता का यानी सबसे ज्यादा कह रहा है तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बताया था अभी 71%, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हुए है, तो क्षुद्र ग्रह जो किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं या पाए जाते हैं, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा 29 नंबर सवाल को देख लिए, उसके बाद 30 नंबर सवाल में है आपका यही, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपका है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए, यहाँ खाली स्थान पर क्या भरा है, तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवाश्मों की आयु प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति आता है, ठीक है फ्रेंड्स, यूरेनियम याद रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, लेकिन अगर जो पूछा जाए कार्बन डेटिंग पद्धति तो इससे जीवाश्म का हो जाएगा, और यूरेनियम का रहेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यूरेनियम से हो जाएगा आपका पृथ्वी की आयु। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए, PSLV का पूर्ण रूप क्या है, देखिए बहुत बार एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका राइट आंसर क्या होगा 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले सौर मंडल से कुछ सवाल थे फ्रेंड्स, ऐसे सौर मंडल जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी पूरा सब चीज मैं बताऊंगा आपका, लेकिन इसमें ब्रह्मांड पढ़ना था फिजिक्स में, तो इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और जब ज्योग्राफी का चैप्टर सिलेबस का मैं कराऊंगा तो उसमें पुनः और डिटेल से मैं बताऊंगा। अब देखिए अंतरिक्ष से संबंधित आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि अंतरिक्ष उसमें दिया हुआ है सिलेबस में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये अब कहाँ अवस्थित है, 33 नंबर सवाल का तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, त्रिवेंद्रम में। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था, 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 जून 1981 ईस्वी को प्रथम संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, कब, 19 जून 1981 ईस्वी को। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, 35 का हो जाएगा राइट आंसर, क्या गेस करिए, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 का। सवाल नंबर 36 को देखिए, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, कहां से कहां प्रक्षेपित किया गया था, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोरू, फ्रेंच गुयाना से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर सवाल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट के साथ आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था, तो 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 19 अप्रैल 1975, ये डेट जरूर याद रखें, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। सवाल नंबर 38 को देखिए फ्रेंड्स, 38 है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स लगा रहता है उसका रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, ब्लैक बॉक्स का तो नारंगी कलर का होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका 38 का करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, 39 नंबर सवाल है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है, 39 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स फिनकिस हो जाएगा। ठीक है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है, तो फिनकिस इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का। 40 का नंबर सवाल देखें, 40 नंबर सवाल आपका, चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्षा में पहुंचा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान चंद्र कक्षा में पहुंचा था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 41 नंबर, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, कहाँ से किया गया था, ये देखिए चंद्रयान प्रथम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रयान प्रथम का है। ठीक है, तो चंद्रयान प्रथम किस तारीख को चंद्र कक्षा में पहुंचा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 40 का सी हो गया। और आगे है आपका फ्रेंड्स की जो चंद्रयान प्रथम है उसका प्रक्षेपण किया गया था, कहाँ से किया गया था, तो 41 का करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश से किया गया था, किस राज्य से, तो आंध्र प्रदेश के राज्य से, आंध्र प्रदेश से किया गया था, 41 का डी हो गया। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, किस वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संचार उपग्रह कह रहा है, तो देखिए ये सबका यहाँ अंग्रेजी है, सबका अंग्रेजी भी याद रखिए। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब होता है समताप मंडल, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, और एक्जियोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। अब देखिए संचार उपग्रह फ्रेंड्स, तो संचार उपग्रह जब भी रहेगा तो आपका बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है, एक्जियोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का।
43 नंबर सवाल को देखिए, चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं? जो चंद्रयान 2 उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो 43 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एम अन्ना दुरे थे। ठीक है, याद रखिए, चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एम अन्ना दुरे थे। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए, टीम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? टीम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? 44 नंबर। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीम पिक किसे कहा जाता था? अंतरिक्ष यात्री को जो होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? टीम पिक कहा जाता है। 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, यानी समय अवधि कितना होता है? तो कितना का होगा फ्रेंड्स? तो भू स्थिर है ना, तो जितना टाइम का पृथ्वी का होता है उतना ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ये जो जेट इंजन है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हो जाएगा आपका रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखिए, श्रीहरिकोटा जो कि भारत के उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा कहाँ है फ्रेंड्स? गेस करिए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में है। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है? गेस कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? थुम्बा। 47 का हो जाएगा कहाँ फ्रेंड्स? गेस करिए। 48 का डी हो जाएगा, केरल में पड़ता है। 49 नंबर सवाल को देखिए, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-IA कहाँ से छोड़ा गया था? ये भारत का पहला संचालन उपग्रह है IRNSS-IA, कहाँ से छोड़ा गया? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? जो निम्न तापी इंजन का प्रयोग होता है आपका किसमें? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फिजिक्स जो बिहार पुलिस फायरमैन है उसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स आप देख चुके हैं, हम शुरू में बता दिया हूँ। तो सिलेबस से टोटल 500 प्रश्न मैं करा दिया हूँ फ्रेंड्स। तो ये सब प्रश्न को अभी से एग्जाम तक देखते चलना है, याद करते चलना है। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो जैसे गति बल एवं ऊर्जा से कहीं भी और प्रश्न मिलता है, जो भी प्रश्न मिलता है तो सभी तरह से देखिए। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स जो मैं बता दिया इससे बाहर से नहीं प्रश्न पूछा जा सकता। हाँ, इससे भी प्रश्न पक्का पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस अनुसार किया है, लेकिन क्वेश्चन और बाहर से भी हो सकता है पूछे, कुछ मॉडरेट करके पूछे, तो भी आप लोग नज़र में रखिएगा। और फ्रेंड्स इस सभी को मैं वेबसाइट पे डाल दिया। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हुआ है। ठीक है, टोटल इसमें टॉपिक आपका कितना दिया हुआ था? तो 6 टॉपिक दिया हुआ था। लास्ट टॉपिक से आज मैं प्रश्न कराया हूँ। टोटल 10 टॉपिक हुआ फिजिक्स का। इसी तरह से हिंदी का भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स आपका जीव विज्ञान और रसायन का करवा करके फिर सामाजिक अध्ययन का जो भी इतिहास भूगोल है उसका भी मैं करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वेबसाइट पे आप लोग जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वेबसाइट के सबको पता है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा, आ जाएगा। वहाँ पर जाकर प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिएगा तो क्या वो हमेशा के लिए आपको याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।